करें। पॉक्सो एक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा रेवोल्यूशनरी तरह का एक्ट है और बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है जिस तरह से चिल्ड्रन को हम लोग देखते हैं, अब्यूजर्स को हम लोग देखते हैं। तो मैं जनरली जब बच्चों के साथ वर्कशॉप करता हूँ तो ये पोस्ट लंच में मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, पर मैं अभी आप लोग से क्विकली एक चीज़ पूछूंगा, मैं पहले शेयर कर दूँ। जैसा शशांक जी ने बोला कि डेटा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हर 2 में से 1 बच्चा अब्यूज है और हर अब्यूज बच्चे में 2 अब्यूज बच्चे में 1 बच्चा जो अब्यूज हुआ है वो कोई ना कोई नोन पर्सन के द्वारा अब्यूज हुआ है। वो फैमिली वाला, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, वो कोई जिस ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहा है उसमें कोई हो सकता है, कोई गार्ड हो सकता है। और ये स्टडी 2007 में हुई है, बट ये स्टडी का जो डेटा है वो कोई ऐसा नहीं कि 2007 का डेटा है, ये हिस्टोरिकली होते आया है। हम लोग कितने लोग इसमें एग्री कर रहे हैं कि ये चीजें हैं जो शायद स्टडी 2007 की होगी, बट ये 200 साल पहले भी यही स्थिति थी। इसमें कितने लोग हम लोग एग्री कर रहे हैं? सभी लोग एग्री कर रहे हैं। अब मेरा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो देखने लायक है कि अगर सभी लोग एग्री कर रहे हैं तो हमारे इस कमरे में अगर 100 लोग बैठे हैं तो मिनिमम 50 लोग ऐसे हैं जो बचपने में, जब वो 18 साल से कम उम्र के थे तो अब्यूज हुए थे, चाहे वो मेल मेंबर हो, फीमेल मेंबर हो। कितने लोग हम लोग को लगता है कि हम लोग अब्यूज हुए थे? मुझे लगता है पर्सनली, मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मैं अब्यूज हुआ। कितने लोग को लगता है जो कॉन्फिडेंटली हाथ उठा के और लंबा हाथ उठा के बता दे कि हाँ हम लोग बचपने में अब्यूज हुए? ठीक है, तो हमको लग रहा है कि अगर वर्कशॉप का थोड़ा सा मोड अलग होना तो ये बेसिक सेंसिटाइजेशन है जहां से हम शुरू करते हैं कि जहां पर हम पर्सनली अब्यूज के विक्टिम रहे। एंड अब वो दिन याद करिए जब हम लोग, एक बेबसी थी, अब्यूज तो हुए, एक अलग तरह की फीलिंग आई, बट नो वन टू शेयर, नो वन टू टॉक विद, नो वन टू असिस्ट, नो वन टू सपोर्ट। तो उस माहौल से जो 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के माहौल से एक मूवमेंट हुआ है कंट्री के अंदर। अगले 10-12 साल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस है। द वे चाइल्ड राइट्स को देखा जा रहा है, द वे चाइल्ड राइट गवर्नेंस को देखा जा रहा है और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। उसमें हमारे भले के लिए हो रहा है, बट क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर वाले सिचुएशन में है तो बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आ रही है, बट हमारे बच्चे के लिए ही आ रही है। हमारे बच्चे शायद मेरे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, बट कोई ना कोई किसी और स्कूल में पढ़ रहा होगा, किसी और जगह जा रहा होगा, तो घुमा फिरा के सोसाइटी के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं 2-3 चीज हाँ मैं 2-3 चीज पॉक्सो के बारे में से बोल दूं, जो सुबह से लिंक करके बोल दूं। पहले एक तो है कि ये बोथ सेक्सेस पर अप्लाई करता है। तो 18 साल से नीचे के वो लड़के भी हो सकते हैं और वो लड़की भी हो सकती है। ये बड़ा जेंडर न्यूट्रल लॉ है और जो समझ में आई थी लॉ बनाते वक्त कि ये सेक्सुअल अब्यूज का इशू सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। लड़के भी उतने ही विक्टिम है अब्यूज के जितना लड़कियां विक्टिम है अब्यूज की। दूसरा चीज मैं से बोलूं जो शशांक जी ने टच किया, ये लॉ में कुछ बड़ा स्ट्रिक्ट पॉइंट्स हैं जो बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम अदर। कुछ देर पहले कोई बोल रहे थे कि जो प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ में कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ उसको पूरा चेंज कर देता है सर्टेन ऑफेंसेस को लेके। तो अगर बच्चे कुछ ऑफेंसेस को लेके किसी को अक्यूज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे ये है यू आर प्रेज्यूम टू बी अ गिल्टी पर्सन, नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। ये बड़ा एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम भी झिझकते हैं बताने में तो बच्चों का क्या स्थिति होता है हम लोग सब जानते हैं। तो कोर्ट मान के चलता है कि बच्चे जब बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें रखी हुई है। और जैसा शशांक जी बोल रहे थे कि सेक्शन 19 और सेक्शन 21 जो है, एक बोलता है कि रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस एकदम इम्पोर्टेंट है
और उसका एक हल्का एक प्रोसीजर दिया हुआ कि अगर आपको पता लगता है वो ऑफेंसेस हो गए तब भी, और आपको इवन एप्रीहेंशन है तब भी, अगर लग रहा है कि किसी बच्चे का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है या एप्रीहेंशन है, तब भी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, और नहीं करने पर पनिशमेंट है। मैं सिर्फ एक क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ आप लोग को प्रेजेंटेशन से। मैं कुछ स्लाइड पर रुक जाऊंगा, नहीं तो ये लंबा प्रेजेंटेशन था। मुख्य रूप से ऑफेंसेस को समझने के लिए ब्रॉडली 3 तरह के हैं जहां पर एक्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। एक जो वर्बल टाइप के ऑफेंसेस हैं, जहां पर टच इन्वॉल्व नहीं है और वर्बल टाइप के ऑफेंसेस हैं, उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोल रहे हैं। चाहे वो कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखा रहे हो, कुछ गंदी बातें कर रहे हो, एग्जिबिट कर रहे हो, बच्चे से एग्जिबिट करा रहे हो या खुद भी एग्जिबिट कर रहे हो, तो ये जो जहां टच इन्वॉल्व नहीं है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं। सेकंड है जहां पर टच इन्वॉल्व है बट एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स राइट वर्ड नहीं, मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। और जहां पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है वो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आ गए। और फाइनली जब मोस्ट ग्रेवियस ऑफेंस है वहां पर पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है। अब ये मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा सबके बेनिफिट के लिए कि ये लॉ आने के पहले जो डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन अंडर द रेप एक्ट, जो मतलब जो रेप का जो प्रोविजन है 375 आईपीसी के अंदर में, उसमें जो डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन था वो बड़ा स्पेसिफिक था कि पीनल पेनिट्रेशन मतलब पेनिस इन वजाइना, दैट वाज द ओनली डेफिनेशन। एंड उसमें कोर्ट जजमेंट है इवन टू द एक्सटेंट कि कितना एक्सटेंट पेनिट्रेशन हुआ, इसको रेप माने ना माने, उस तरह के डिस्कशन डिबेट थे। ये लॉ कंप्लीटली चीजों को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर पेनिट्रेटिव ऑफेंस के लिए, पेनिट्रेशन के लिए नॉट ओनली पीनस बट एनी अदर मटेरियल कैन बी यूज, चाहे वो पेंसिल हो, फिंगर हो, कोई और ऑब्जेक्ट हो, एंड नॉट ओनली वजाइना, एनी बॉडी पार्ट, इवन टू द एक्सटेंट जो बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके भी अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं, इवन दैट इज अंडर द ऑफेंस। तो ये लॉ का जो विड्थ है, लॉ का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। और क्योंकि सबको एक्ट्स प्रोवाइड कर दिया गया है तो 3, 5, 7, 9, 11 ये सब में डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस के। तो जब भी आप लोग को मौका लगे, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा हेल्प करेगा। उसके बाद सेकंड आगे हमको लगा कि कुछ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के ऊपर भी डिस्कशन है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्ट में आफ्टर अ लाइन जो ऑफेंसेस का एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, आफ्टर अ लाइन वो फिर जे सिस्टम के तहत चला जाएगा। एक एडिशनल है जो स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, वो मानी किसी एडल्ट ने कुछ ऑफेंस किया और उसकी स्पीडी ट्रायल के लिए नॉर्मल सेशंस कोर्ट में ना जाके वो स्पेशल कोर्ट में चला जाता है पूरा प्रोसीजर। अदरवाइज हमको लगा जे एक्ट वाले सेशन में वो डील होगा। मैं सिर्फ 2-3 चीज और बोलना चाह रहा हूँ। एक तो मैं जो टीचर्स की रोल देख रहा हूँ स्पेसिफिकली, नॉट ओनली इन रिपोर्टिंग, बट मैं एक लार्जर रोल ये देख रहा हूँ कि जो मैं जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मेंबर था तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते थे जहाँ पर हम लोग देखते थे कि पेरेंट्स ही डिफॉल्टर है, पेरेंट्स ही अब्यूजर है, पेरेंट्स ही डिस्क्रिमिनेटरी है, और कहीं ना कहीं वो फैमिली सिचुएशन थोड़ा सा ट्रबलसम जैसा है। तो मुझे लग रहा है कि, और इसको देखेंगे इसमें जहाँ आता है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात कर रहे थे, मैं मार्क किया था उसमें मुझे पढ़ रहा था पेज नंबर 33। ऐसे तो ये पूरा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर पेज नंबर 33 देखेंगे सेक्शन 4 और 35, पेज नंबर 33 एंड 35 अगर देखेंगे हमको लगता है ये पूरा जिस्ट है जो एक स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन कर सकता है। और मैं जो ब्रॉडली देख रहा हूं अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग, मुझे लग रहा है कि क्योंकि बच्चे आपके नजर के सामने होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन कि किसी बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जहां बेसिक अप्रीहेंशंस हैं या अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है, वहां से लेके आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल में स्कूल काउंसलर की बात है कि हर स्कूल में स्कूल काउंसलर होना चाहिए। कैसे हम बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं, और अगर फैमिली बेस्ड अब्यूज है
फैमिली लिंक अब्यूज है, देन स्कूल का और टीचर्स का मैं बहुत ही बड़ा रोल देख रहा हूँ कि कैसे उसको जस्टिस सिस्टम में बच्चे को लाएं और उसको फर्दर अब्यूज से प्रोटेक्ट करें।